Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the question and answer from the chapter number 13, that is sound. So let us start the discussion of question and answers. तो पहला क्वेश्चन ये है चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन का एक कोई आंसर होगा, 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से कि एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, साउंड जो है किस किस के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो लाइट है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो बिना मीडियम के नहीं ट्रैवल कर सकता है। जैसे अगर आप अपने आप को कार में लॉक कर लोगे और दूसरी बगल बोलोगे तो सामने वाले को आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि जो कार के अंदर की हवा है वो बाहर नहीं जा पा रही है, इस वजह से हवा आपकी आवाज़ भी बाहर नहीं जाएगी। यानी कि साउंड जो है वो एक मीडियम चाहिए, किसी मीडियम में ही वो ट्रैवल कर सकता है। तो ये मीडियम क्या हो सकता है? ये एयर भी हो सकता है, ये वाटर भी हो सकता है और ये सॉलिड भी हो सकता है, यानी लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन जिसमें हम ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन हमारा है गैसेस ओनली, सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो क्या आंसर क्या होगा सही? ये जो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यानी कि जो हमारा साउंड है वो सॉलिड से भी ट्रैवल करता है, लिक्विड से भी ट्रैवल करता है और गैसेस से भी ट्रैवल करता है। ठीक है, ये तीनों ही मीडियम में साउंड ट्रैवल कर सकता है। फाइन। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी हो सकती है। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी यानी कि सबसे कम जिसको कहते हैं कि पिच, सबसे कम पिच किसकी होती है। वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस की हो सकती है? बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन एंड अ वुमेन। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? तो इसका आंसर है थर्ड। ठीक है, अ मैन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा उसकी पिच होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मैन जो आदमी होते हैं उनकी आवाज़ भारी होती है और लो पिच होती है या लो फ्रीक्वेंसी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो गर्ल की भी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बेबी गर्ल की होती है, उसके बाद विमेन की होती है और फिर बेबी बॉय की और लास्ट में मेन की। यानी कि जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी वो मेन की होगी और इस मेन की आवाज़ में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, सो अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक ट्रू अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। तो हमें ये ट्रू एंड फॉल्स करना है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो पहला है हमारा जो स्टेटमेंट वो है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ये साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर ट्रांसमिशन, वो सॉलिड्स में ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड्स में ट्रेवल कर सकता है, गैसियस यानी एयर में भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन इसको मीडियम चाहिए। वैक्यूम, अगर हम वैक्यूम बना लें, ठीक है, वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ भी ना हो, एयर भी नहीं हो, तो वहाँ पे वो चीज़ ट्रेवल नहीं कर सकती है साउंड। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? ट्रू है ये। ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। दूसरा स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। नो, टाइम पीरियड ये नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम पीरियड नहीं है, ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम जो है वो कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम पीरियड हम किसको कहते हैं? जैसे कि ये एक ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, ये वेव ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, तो एक सेकेंड में जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम्स ऑसिलेट किया। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी 4 हो गई। अगर एक सेकेंड में ये 4 बार
वाइब्रेट किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। तो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होता है, इन दो ऑसिलेशंस के बीच में ये जो टाइम होता है ये होता है हमारा टाइम पीरियड। यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी जल्दी जल्दी होगा ये टाइम पीरियड उतना ही कम होता जाएगा। इसीलिए टाइम पीरियड, जिसको कि हम कह रहे हैं टाइम पीरियड, को हम उल्टा लिखते हैं फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी टाइम पीरियड उतना ही कम होने लगेगा ना। जैसे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, 1 सेकेंड में 4 की जगह 5 कर लें, तो ये वेव्स और जल्दी जल्दी आने लगेंगी, ठीक है, और जल्दी जल्दी आने लगेंगी। तो ये जो डिस्टेंस है, ये टाइम, दो वेव्स के बीच का जो टाइम है ये और कम हो जाएगा। इसीलिए टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फीबल। फीबल मतलब होता है कि कम सुनना, धीमा, ठीक है। तो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड मतलब जैसे कि कोई ये साउंड वेव है, ठीक है, ये एक साउंड वेव है, ठीक है। तो ये जो मैं हाइट बना रही हूँ ना, ये चीज़, ये हाइट है इसकी जो है, ये इसका है एम्पलीट्यूड। इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ओके, इसी चीज़ को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये एम्पलीट्यूड, ये हाइट जितनी ज़्यादा होती है, साउंड उतना ज़्यादा लाउड होता है, तेज़ होता है। जैसे कि शेर गरजता है तो उसकी आवाज़ में उतनी पिच नहीं होती, चुभती हुई सी नहीं होती है, लेकिन लाउड होता है, दूर तक सुनाई देता है ना। तो उसकी आवाज़ में पिच कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन लाउडनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो जो जिस चीज़ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होती है वो आवाज़ बहुत तेज़ होती है ना, और दूर तक सुनाई देती है, धीमी नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है एक तरीके से, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं डी में। फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो हमारे कान की सुनने की कैपेसिटी है, ह्यूमन ईयर्स, ठीक है, ह्यूमन ईयर्स के कान की जो सुनने की कैपेसिटी है वो क्या है, 20 से 20,000 हर्ट्ज है। और ये स्टेटमेंट इसीलिए क्या है, ट्रू है, फाइन। जो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वो ई, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। तो जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी ज़्यादा जो है वो पिच होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा पिच होगी। पिच और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा हाई पिच होगी। इसीलिए कहते हैं कि जैसे बेबीज़ हैं या वुमेन हैं, इनकी जो पिच है बहुत हाई होती है, क्योंकि इनके आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी वजह से इनकी आवाज़ हमें पतली सुनाई देती है, फाइन। अब हम देखते हैं एफ में, द अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। जो अनवांटेड साउंड होता है, अनवांटेड मतलब गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, कोई बहुत लाउड म्यूजिक बजा रहा है ना, तो वो अनप्लीजेंट कभी कभी लगता है हमको, उसको म्यूजिक नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं हम, नॉइज़, NOISE, नॉइज़, शोर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, इसीलिए, ठीक है। जी में क्या है, नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब होता है कि आवाज़ का नहीं सुनाई देना, यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब होता है खराब हो जाना, जो जैसा काम कर रहा था उसमें खराबी आ जाना। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ में, बहुत नॉइज़ पोल्यूशन में रहने से, हमेशा गाड़ी मोटर के शोर में या बहुत तेज़ आवाज़ में सुनने में हमारे सुनने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, हमको सूटेबल वर्ड से ये ब्लैंक को फिल करना है, फाइन। तो पहला हम देखते हैं ब्लैंक, वो क्या है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। एक टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऑसिलेशन, जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे खड़ा है, तो ये यहाँ से यहाँ जाके वापस आने के, ठीक है, के प्रोसेस को हम कहते हैं वन ऑसिलेशन, एक चक्कर लगाना, 1 2 and 4, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड
फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। सो अब हम देखते हैं बी, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ वाइब्रेशन। तो लाउडनेस किससे डिटरमाइन होता है? वो होता है एम्पलीट्यूड से। मैंने अभी समझाया आपको एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड से जो होता है वो लाउडनेस डिसाइड होता है, ओके। तो जैसे कि किसी भी साउंड का एम्पलीट्यूड ऐसे लंबा लंबा है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे दो साउंड बनाती हूँ, एक ऐसे, ठीक है, और दूसरा ऐसे, ठीक है, तो कौन सा वाला साउंड तेज होगा? ये वाला साउंड तेज होगा या ये वाला साउंड तेज होगा? आपको पता है कौन सा साउंड तेज होगा? वो ये वाला साउंड तेज होगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। फाइन। तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट सी क्या है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या है? हर्ट्स है, ठीक है, HERTZ, ठीक है। इसको हम HZ भी लिखते हैं, हर्ट्स, ठीक है। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, अनवांटेड साउंड जिसको कि आप पसंद नहीं करते हैं वो क्या होती है? नॉइज। कभी कभी आपको जो है आंसर आपके क्वेश्चन में ही रहता है कई बार, ठीक है। तो अगर आपको कई बार स्टेट वर्ड नहीं याद आ रहा है कोई पर्टिकुलर, तो उसको छोड़ दीजिए, आगे का क्वेश्चन पेपर पढ़िए, क्या पता आपको आंसर आपके क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाए, ठीक है। सो बी पेशेंट। अगला क्वेश्चन है, श्रिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। तो श्रिलनेस मतलब जो तीखापन है, ठीक है, वो क्या होता है? वो पिच कितनी हाई है उसकी, ठीक है, या इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पिच या फिर फ्रीक्वेंसी। तो श्रिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइन द पिच ऑफ द वाइब्रेशन। फाइन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन अ 4 seconds, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक जो पेंडुलम है वो 40 बार जो है 4 सेकेंड में ऑसिलेट करता है, ठीक है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि फ्रीक्वेंसी जिसको FR से मैं डिनोट कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन हुई, ठीक है। अब हमको यहाँ दिया है कि 40 टाइम ऑसिलेट किया है और टाइम कितना दिया है? 4 सेकेंड। तो एक सेकेंड में निकालना है, 4 सेकेंड दिया है, 4 सेकेंड में 40 बार हुआ, तो एक सेकेंड में कितनी बार हुआ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी थी? 40, ठीक है, और टाइम कितना दिया है? 4, ठीक है। तो ये हो गया, कितना आ गया ये? 10, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हमारी? 10 हर्ट्स। तो आंसर 10 तो आया, लेकिन आपको इसके बाद ये HZ भी लिखना है। नहीं, अगर आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। जब भी फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आए तो आंसर के बाद हर्ट्स लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अब हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, फाइन। सो अब हमको एक और चीज़ निकालना है, फाइन इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी निकालना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड जिसको TP से डिनोट कर रही हूँ, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। तो अब हमको फ्रीक्वेंसी पता ही चल गई है, 10 है, तो 1/10 हो गया, ठीक है। 1/10 यानी कि क्या आ गया? 0.1। टाइम पीरियड कितना आ गया? 0.1 हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, फाइन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 6। द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट इट्स विंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन? तो हमने इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक मॉस्किटो है, वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, और उसकी वाइब्रेशन की रेट क्या है? 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यही होता है ना, कि कितने वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो इसकी कितना वाइब्रेशंस हो रहा है? 500, और कितना टाइम लग रहा है? 1, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 500/1 है, यानी कि 500 है, 500 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन? वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कितना है? तो टाइम पीरियड जैसे अभी हमने डिस्कस किया, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1/500, फाइन। तो कितना हो गया ये? तो ये हो गया 0.002, यानी कि 0.002 इसका टाइम पीरियड आ गया, फाइन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट।
तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सा वो पार्ट है जो कि वाइब्रेट करता है जब हम इसको बजाते हैं। जैसे कि पहला इंस्ट्रूमेंट दिया है वो है ढोलक। ढोलक जब बजाते हैं तो उसमें क्या वाइब्रेट करता है, तो उसकी मेम्ब्रेन, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है ढोलक की, ठीक है, वो वाइब्रेट करती है। इसी की वजह से हमको ढोलक से साउंड सुनाई देता है। सितार, सितार में उसका क्या वाइब्रेट करता है, सितार का आप जानते होंगे ना, सितार बजाते हैं तो उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग्स जो होती है वो उसकी वाइब्रेट करती हैं, इसी वजह से सितार का हमको साउंड सुनाई देता है। फाइन। फ्लूट, फ्लूट में क्या वाइब्रेट करता है, जो हम एयर उसमें डालते हैं, ठीक है, एयर से हम फ्लूट, बांसुरी जिसको कहते हैं फ्लूट मतलब, तो फ्लूट में जब हम फूंक मारते हैं तो उसमें जो है बहुत सारे जो है वो होल्स होते हैं, ठीक है, तो वो होल्स को हम जब उसको प्रेस करते हैं तो उसमें अलग तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो एयर जब पास करती है वो एयर की वजह से वाइब्रेशन होता है, तभी उसमें से साउंड निकलता है। फाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स। तो नॉइज और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, और क्या कभी जो ये म्यूजिक है वो भी नॉइज बन सकती है। जैसे ऐसा नहीं है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो हमेशा म्यूजिक ही रहेगा। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल बेसुरे ढंग से बजा रहे हैं, बहुत तेज़ तेज़ बजा रहे हैं, सामने वाले को तकलीफ हो रही है, कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो वो भी उसके लिए नॉइस है ना। सो इसलिए जो है यस कि म्यूज़िक जो है वो भी नॉइस बन सकता है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूज़िक, इसके लिए हम देखते हैं, तो इसका आंसर है कि द अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। जो अनप्लीजेंट मतलब कि अप्रिय, ठीक है, द अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, वेयर एज प्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक। तो जो प्लीजेंट साउंड होता है उसको म्यूजिक कहते हैं। पहले तो ये डिफरेंस है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड music. तो unpleasant sound is called noise, whereas the pleasant sound is called music. Noise can produce so much health hazard, whereas noise music brings about soothing effect. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ ये गलत हो गया, ठीक है, whereas music brings about soothing effect. तो noise जो होता है बहुत आपको गंदा महसूस करा सकता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं ज़्यादा नॉइज़ में रहने से, ठीक है, लेकिन म्यूज़िक जो है वो आपको अच्छा महसूस कराता है, रिलैक्स महसूस कराता है। फाइन। Yes, music can become a noise sometimes when the musical instrument produce very high volume sound. बहुत हाई वॉल्यूम साउंड, बहुत हाई एम्पलीट्यूड का साउंड बजता हो। जैसे आपने होली पे या दीपावली पे कई बार देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स लगा के बहुत लाउड म्यूज़िक बजाते हैं। तो म्यूज़िक तो अच्छा ही होता है, लेकिन क्या होता है कि जब वो बहुत हाई लाउडनेस पे, हाई एम्पलीट्यूड पे बजाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हमें दिक्कत करता है, कानों में अजीब सा लगता है, चुभता है, ठीक है, हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तो इस तरीके से वो म्यूज़िक जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन का रूप ले लेती है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। तो नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं उसको यहाँ पे लिस्ट किया गया है कि पहला सोर्स है कि द साउंड प्रोड्यूस बाय बसेस एंड ट्रक्स। जो बसेस और ट्रक्स हमेशा हॉर्न बजाते रहते हैं और अननेसेसरी हॉर्न बजाते हैं, ठीक है, तो उससे भी काफ़ी नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। जब आप बाज़ार जाते हैं तो आपको बहुत अनईजी सा लगता है, घर आके आपको बहुत रिलैक्स लगता है ना, ये इसी वजह से। सेकेंड है द साउंड प्रोड्यूस्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे घर मकान बन रहे होते हो, वहाँ पे काफ़ी जो है मशीनें चलती हैं और मिक्सर्स चलते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी साउंड होता है। सो अब तीसरा है कि द साउंड प्रोड्यूस बाय प्लेइंग टीवी, रेडियो, लाउड स्पीकर्स। जो लोग अपने घरों में टीवी हाई वॉल्यूम पे बजाते हैं या ऐसे ही भी बजाते हैं, तो घरों में जो मेन नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्स है वो है टीवी, रेडियो एंड लाउड स्पीकर्स। मतलब कि म्यूज़िक सिस्टम पे अगर बहुत तेज़ अगर आप गाना बजा रहे हो तो वो भी एक नॉइज़ पोल्यूशन है, ठीक है। सो अब देखते हैं चौथा है वो है ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। अभी दीपावली गई है तो आप सबने खूब पटाखे जलाए होंगे और काफ़ी उसका नॉइस पोल्यूशन आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हर समय कोई ना कोई बम फट रहा है, कोई ना कोई पटाखा जल रहा है, धड़ाम धड़ूम आवाज़ आ रही है ना। सो द साउंड ऑफ बिग मशीन्स इन द फैक्ट्रीज। अगर आपका घर जैसे आटा चक्की है या कोई और फैक्ट्री है, ठीक है, उनके घरों के पास में अगर इस तरह की जगहों के पास अगर आपका घर है तो आपको काफ़ी ये एक्सपीरियंस होगा कि जो है नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। सो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस हेल्थ हज़ार्ड्स। नॉइज़ पोल्यूशन से क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है।
इसका है आंसर ये है कि द नॉइज़ पोल्यूशन में कॉज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी। जब आप बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक या कभी बाज़ार जाते हो तो आप थके तो महसूस करते हो, लेकिन आपको नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा आप थक चुके हो, तो इतना अनरेस्टफुल कंडीशन हो जाती है कि आपको नींद नहीं आती है। तो नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ लैक ऑफ स्लीप, और वी कैन कॉल इट इंसोम्निया। ठीक है। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, मतलब आप हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहते हो, हमेशा आपको कुछ मतलब घबराहट सी महसूस होती है ना, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हमेशा एक एंजाइटी में आप रहते हो। एंजाइटी मतलब चिंता, चिड़चिड़ापन। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा जैसे साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है। हमेशा आप ज़ोर ज़ोर से बात करोगे, चिल्ला के बात करोगे, या बहुत शोर शराबे वाली जगहों पे रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। ठीक है। आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट मे कॉज ड्यू टू नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है। मोर ओवर अ पर्सन हु इज़ एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्प्रोरी और परमानेंट डेफनेस। तो वो लोग जो कि हमेशा ज़्यादातर जो है बहुत हाई नॉइस वाली जगहों पे काम करते हैं, या उनका एक्सपोज़र होता है, ठीक है, तो उनके कान के पर्दे फट सकते हैं, या उनको सुनाई कम देने लगता है, या वो हमेशा के लिए ही जो है उनको सुनाई देना बंद हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया था कि हमारे ईयर में भी क्या है, एक ईयर मेम्ब्रेन है जिसको कि हम ईयर ड्रम कहते हैं। तो कोई भी आवाज़ जब जाती है तो वो ईयर ड्रम से टकराती है, और वो फिर आगे जो है उसकी 3 हड्डियाँ होती है, मैलियस, इंकस, स्टेपिस, और ये तीनों हड्डियाँ वाइब्रेट करती हैं, और फिर वो आगे जो है इस मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलती हैं, जो कि नर्व्स हमारी लेती हैं, और वो नर्व्स जो है फिर हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचाती हैं, और फिर हमारा ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है और हमको मैसेज देता है कि ये चीज़ हुई है। बट ये मैंने आपको कितना डिटेल में बताया, लेकिन ये सब एकदम एक्सट्रीमली फास्ट होता है ये सारी चीज़ें। तभी तो जैसी आवाज़ आई हमारा रिएक्शन हाजिर है ना। तो ये बहुत तेज़ी से होता है ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर किसी का ईयर ड्रम ही ख़राब हो गया है जस्ट बिकॉज कि लगातार, जैसे आप ढोलक की मेम्ब्रेन को आप लगातार खूब जोर जोर से पीटोगे तो क्या होगा, वो मेम्ब्रेन ढीली पड़ जाएगी, है ना। ढीली पड़ जाएगी तो फिर वो उतना अच्छा बजेगी नहीं। वैसे ही हमारे कान का भी है। अगर हमारे कान के पर्दे लगातार बहुत तेज वाले साउंड से वाइब्रेट होते रहेंगे तो वो धीरे धीरे वो ढीले पड़ जाएंगे, तो वो फिर हमें सुनाई नहीं देगा। कम आवाज़ वाली चीज़ें हमें सुनाई नहीं देगी। इसलिए हम इसको कहते हैं टेम्प्रोरी, कम सुनाई देना, या हम हमेशा के लिए भी बहरे हो सकते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 कि योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड अनदर 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. तो आपके पेरेंट्स को घर लेना है, ठीक है, और वो घर जो है 2 तरीके के घर ऑफ़र किए गए हैं। एक घर जो है बिल्कुल रोड के किनारे है, और एक घर जो है 3 लेन छोड़कर है। तो आप किस तरह के घर में शिफ्ट होना चाहोगे? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि रोड के साइड पे लेंगे, क्योंकि जो है हम कहीं पे भी जाएंगे आएंगे ईजी रहेगा। बट वो बहुत ही टेम्प्रोरी है, बहुत ही मतलब जैसे कि कहते हैं कि बहुत ही इमेच्योर डिसीजन है ये कि हम रोड के साइड का घर लेंगे। बिकॉज क्योंकि आप रोड के साइड का घर लेंगे तो उसके अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि हमेशा आपको गाड़ी मोटर का एक्सपोजर रहेगा। ठीक है। आजकल तो सबके पास बाइसाइकिल है, स्कूटी है, अदर चीज़ें हैं। ठीक है। और पैदल आप वॉकिंग करना तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमेशा जो है आपको रोड से दूर थोड़ा घर लेना चाहिए, ताकि आपके घर में नॉइज़ पोल्यूशन का अमाउंट जो है वो कम रहे। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि आई वुड सजेस्ट माई पेरेंट्स टू बाय द हाउस विच इज़ 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड. This would protect us from noise pollution which is maximum at roadside buildings. तो ये आपको noise pollution से बचाएगा. फाइन. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. स्केच लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स. तो लैरिंग्स का एक डायग्राम बनानी. लैरिंग्स क्या होती है? जो हमारा साउंड बॉक्स होता है ना, इसी को हम लैरिंग्स कहते हैं, और इसके फंक्शंस को आपको लिखना है. ठीक है. तो इसका आंसर हम देखेंगे. द अदर नेम ऑफ लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स, जिसको कहते हैं वॉइस बॉक्स. ठीक है. ये हमारी लैरिंग्स होती है. इट इज प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. अपर एंड ऑफ द विंड पाइप में होती है. द फंक्शन ऑफ लैरिंग्स इज टू प्रोड्यूस
साउंड। तो ये लेरिंग्स जो है हमारी बॉडी में ये साउंड प्रोडक्शन का काम ये लेरिंग्स का ही होता है, ठीक है। तो आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे लेरिंग्स का, इसी तरह की डायग्राम आप कोशिश करिएगा एग्जाम में अगर आपको स्केच बनाने के लिए आए तो इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटनिंग एंड थंडर टेक्स प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस। लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कि हम जब देखते हैं कि जब बारिश हो रही हो, बिजली चमक रही हो, तो उस समय क्या होता है, आपको बिजली कड़कने की आवाज़ भी सुनाई देती है, बिजली चमकने की भी आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन आपने कई बार अगर ध्यान से देखा होगा कि आपको बिजली की चमक, जो फ्लैश ऑफ लाइट आती है, वो पहले आ जाती है और बादल के गड़गड़ाने की आवाज़ बाद में आती है। ऐसा क्यों? तो हम इसका रीज़न ये है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लाइट और एक होता है हमारा साउंड, ठीक है। तो जो लाइट की स्पीड है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू की साउंड, ठीक है। सो और साउंड जो है वो एक मीडियम चाहिए उसको ट्रैवल करने के लिए, पर लाइट को जो है कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका आंसर है कि द लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये लाइट की इतनी ज़्यादा स्पीड होती है विच इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ साउंड विच ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउंड ट्रेवल करता है, जबकि लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के रेट से चलती है, ठीक है। दैट इज़ वाई लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर। तो लाइटनिंग इसी वजह से, क्योंकि लाइट काफ़ी फास्ट ट्रैवल करती है साउंड से, इस वजह से हमको बिजली चमकने की जो लाइट है वो पहले दिख जाती है और फिर बादल गरजने की आवाज़ हमको बाद में सुनाई देती है। तो ये इसका रीज़न है। फाइन। सो होप करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।